प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अक्टूबर 2017 की प्रीवियस ईयर पेपर उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के जो 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। इससे पहले मैंने 2011, 2012, 2014, 2015 ऑलरेडी वीडियो शेयर बना रखा है, ना देखा हो तो देख लेना। सबसे पहले हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। और ये क्वेश्चन एसएसटी में भी और जीके जीएस में भी बहुत पूछा जाता है और ये सीडीपी में भी देखो पूछ लिया गया। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 का ए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 का ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है ये शामिल किया गया है। व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। कौन सा आर्टिकल है? 21 का ए है। कब से कब तक है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट है कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय की सभी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्रेस्पर ने व्यक्तित्व को कृशकाय यानी कि दुर्बल, सुडोलकाय और गोलकाय इन सभी में क्या किया है? वर्गीकृत किया है। व्याख्या है कि क्रेचमन ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। व्यक्तित्व को किसने बांटा? क्रेचमन ने। किसके आधार पर? शरीर रचना की दृष्टि से। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? लंबकाय, कृशकाय, सुडोलकाय, पुष्टकाय, गोलकाय, स्थूलकाय। निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति के मूल्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिक्षमता। टीईटी का उद्देश्य जो है अभिक्षमता मापन है। क्या है? अभिक्षमता मापन। व्याख्या भी है कि टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। टीईटी अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण सिंह और शर्मा ने किया था। किसका? टीईटी का। क्या उद्देश्य? अभिक्षमता का मापन करना। टीईटी यानी कि अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण निर्माण किसने किया था? सिंह ने किया था और शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन बी स्मृति। जो संघनन का सिद्धांत है ये स्मृति यानी कि मेमोरी की व्याख्या करता है। किसकी करता है? स्मृति की। व्याख्या है कि संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। ये मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है। किसका सिद्धांत? संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति यानी मेमोरी से। ये क्या करता है? ये हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है। क्या है? सूचनाओं के संचयन से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। निम्न में से कौन सी शिक्षा? तो अंतर्दर्शन जो शिक्षा है मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। कैसी है? व्यक्तिनिष्ठ विधि। व्याख्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? वे है अंतर्दर्शन विधि। इसमें जो विद्यार्थी है या व्यक्ति है इनके जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जो जीवन होता है, जो उनकी लाइफ जो होती है, उनकी जो हिस्ट्री क्या रही है जान लेते हैं और उसके बाद निकालते हैं निष्कर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि एल्बर्ट बंडूरा जो थे ये किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सेकेंड है व्यवहारवादी सिद्धांत, थर्ड है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फोर्थ है मनोलैंगिक सिद्धांत। तो बात करें अगर एल्बर्ट बंडूरा की तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। कौन? एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। व्याख्या है कि एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से ही संबंधित
बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत का 1963 में प्रतिपादन किया था। एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। या पूछेगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से कौन संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा और वाल्टर ने इसका प्रतिपादन कब किया था? 1963 में। नेक्स्ट है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, क्या अभिरुचि के कारण। अगर हम अधिगम वक्र में पठार की बात करें, इंपॉर्टेंट और इजी भी है, तो वो थकान के कारण बनता है। किसके कारण? थकान के कारण। व्याख्या है सीखने की गति जो है वो हमेशा एक सी नहीं रहती है। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है। इसका मुख्य कारण होता है थकान। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था बनती है। तो सीखने की गति क्या होती है? जब सीखने की गति होगी, आपने देखा होगा कि वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी बहुत तेज हो जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है थकान। ठीक है, थकान के कारण ही क्या होती है? हमारी अधिगम में, हमारी लर्निंग में क्या होती है? अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, और अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर कैसी अवस्था बनती है? पठार जैसी अवस्था बनती है। नेक्स्ट है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है अधिगम की गति, ऑप्शन बी है अधिगम अंतरण, थर्ड है सृजनात्मकता, फोर्थ है अभिरुचि। तो बताइए दर्पण चित्र जो परीक्षण है यह किसको मापने के लिए होता है प्रयोग? से आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण। ठीक है, दर्पण चित्र परीक्षण ये अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या है कि दर्पण चित्र परीक्षण जो है ये अधिगम अंतरण को मापने के लिए होता है प्रयोग। नेक्स्ट है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापने में प्रयोग होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है ये व्यक्तित्व को मापने के लिए होता है प्रयुक्त। व्याख्या है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है ये व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयोग होता है और एक तरह के प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके लिए? व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग होता है। पूछ ले चुका है व्यक्तित्व के मापन के लिए क्या प्रयोग होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? व्यक्तित्व के लिए। एक किस प्रकार का प्रक्षेपण है? तो प्रक्षेपी प्रकार का। कैसा? प्रक्षेपी प्रकार का। नेक्स्ट है कि कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 16PF, रेवन का परीक्षण, ड्रायमैन। हो जाएगा रेवेन का परीक्षण। ये शेष से कैसा है? भिन्न है। रेवेन का परीक्षण कैसा है? इस बाकियों से भिन्न है। व्याख्या भी है कि TAT, 16PF और ड्रायमैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवेन का परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। तो TAT, 16PF और ड्रायमैन क्या है? एक तरह के व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवेन का परीक्षण कैसा है? अशाब्दिक। नेक्स्ट है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका है। 8, 9, 10 की 9.5। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका 9.5 है। कितनी है? 9.5। तो मध्यिका बराबर n/2 वा पद, 6/2 बराबर 3 और 9.5 वा पद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हेगार्टी और स्किनर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने दिया था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने दिया था। व्याख्या भी है कि अधिगम से संबंधित सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया, जिसमें वोल्फगैंग, कोहलर और कुर्टकॉफ का प्रमुख थे। कई बार पूछे जा चुका है कि वोल्फगैंग, कोहलर और कुर्टकॉफ का किससे रिलेटेड है? तो ये सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, और ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। कैसे हैं? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना और चिंतन। तो जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं मैकडूगल के अनुसार तो होता है संवेग। क्या होता है? संवेग होता है।
व्याख्या है कि मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग हैं, जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता आदि। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। क्या है जो संवेग है? क्या है? मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं। कितनी मूल प्रवृत्तियों के? 14 मूल प्रवृत्तियों के कितने संवेग हैं? 14। कौन कौन से? भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा और कामुकता। नेक्स्ट है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा की कल्पना। तो पूर्व अनुभव यानी कि पहले के अनुभव के आधार पर जो संवेदनाएं हैं उनको अर्थ प्रदान करेंगे तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, जबकि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? पूछ रहा है कि 5 वर्ष के मोहन है, उसकी मानसिक आयु है 8 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 135। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 160। ठीक है, कई बार आपको बनाया है कि फॉर्मूला याद रखें। बुद्धि लब्धि कैसे नापते हैं? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है और फिर 3-4 ऑप्शन दे देता है। सही ऑप्शन होगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो ये आपकी मानसिक आयु कितनी थी? 8 थी। वास्तविक आयु कितनी है? 5 है। मल्टीप्लाई किसे किया गया? 100 से। तो कितना आ जाएगा बुद्धि लब्धि? 160 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 20, 8 दूनी 16 और 0 यानी 160। याद रख। नेक्स्ट है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49 की 35 से निम्न, 36 से 49, 36 से 49, 36 से 49 बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। क्या? प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर। व्याख्या है कि शिक्षणीय मंद बालक EMR, प्रशिक्षण योग्य मंद बालक TMR और अभिरक्षा मंद बुद्धि बालक CMR के बुद्धि लब्धि स्तर नीचे इस तरह से दे रखे हैं। ये है मंदता के स्तर, ये है मंदता की बुद्धि लब्धि सीमा और ये है हमारे शिक्षक। जैसे कि हल्की मंदता, ये कितना होता है इसका सीमा? 50 से 70। इसमें क्या होता है? शिक्षणीय मंद बालक। कैसे? शिक्षणीय मंद बालक। मध्यम मंदता 35 से 50, इसमें प्रशिक्षण योग्य मंद बालक। गंभीर मंदता 30 से 35, इसमें अविरक्षा मंद बुद्धि बालक। और गहन मंदता यानी 20 से कम या अविरक्षा मंदी बालक। ठीक है, तो हल्की है 50 से 60 है, इसमें शिक्षणीय मंद बालक होते हैं। मध्यम मंदता 35 से 50 है, प्रशिक्षण योग्य मंद बालक होते हैं। गंभीर मंदता 20 से 35 है, अविरक्षा मंद बुद्धि बालक होते हैं। और गहन मंदता 20 से कम है, अविरक्षा मंद बुद्धि बालक होते हैं। तो हमने इसका निकाल लेते हैं कि 35 से 50 बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों को प्रशिक्षणीय बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, जो कि 36 से 49 था। कोई भी आ जाए तो आपको इस तरह से इसको निकाल लेना है। नेक्स्ट है कि रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या विषमता। इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग की तो ये व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। किसके? व्यक्तित्व मापन के लिए। ठीक है, रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग हम व्यक्तित्व मापने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट किसके मापने के लिए? व्यक्तित्व। कैसी है? प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि। इसका निर्माण हरमन रोसा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। किसने किया था? हरमन रोसा ने। कब? 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में। किसका? रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापने के लिए? व्यक्तित्व के मापने के लिए। नेक्स्ट है कि कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? हमसे पूछा है विस्मृति का कारण जो नहीं है। सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व की सीखने की दोषपूर्ण विधि।
तो हमसे पूछा है विस्मृति का जो कारण नहीं है वो है स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, स्मरण करने की इच्छा ये विस्मृति का कारण नहीं है। तो विस्मृति या फिर विस्मरण सीखने में कमी मानसिक द्वंद्वता सीखने की दोषपूर्ण विधियों के होते हैं कारण, इसलिए स्मरण करने की इच्छा इसका कारण नहीं है। जबकि विस्मृति या विस्मरण करने में कमी मानसिक द्वंद्व तथा सीखने की दोषपूर्ण विधियां ये सारे कारण हैं। नेक्स्ट है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से है रिलेटेड, वह क्या कहलाएगा? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति की संभाव्यता। तो अगर वह विज्ञान जो कि संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, उसको विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से रिलेटेड है तो वह सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी। ठीक है, व्याख्या भी है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से रिलेटेड हो वह सांख्यिकी कहलाएगा। नेक्स्ट है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन, सोनेल, वॉर्टन हॉल की सिरिल वर्ड। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिरिल वर्ड। पिछले बच्चे जो होते हैं यानी कि ऐसे बच्चे जो पिछड़े हुए होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल वर्ड ने दी। किसने दी? सिरिल वर्ड ने। व्याख्या भी है कि पिछड़े बच्चों के लिए, अगर हम बात करें ऐसे बच्चों की जो पिछड़े हुए हैं यानी पिछड़े बालक, उनके लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल वर्ड ने दी। इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण बैटरी का उपयोग किया। इसी के आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी। शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? सिरिल वर्ड ने। क्या किया? चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण बैटरी का किया था यूज। कब? सन 1913 में शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है कि कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता की अभिक्षमता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिक्षमता। ठीक है, अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न यानी कि डिफरेंट है। व्याख्या है कि एक उत्तम परीक्षण की कई सारी विशेषताएं होती हैं जैसे कि उनका भेद होना, विश्वसनीयता होना, वस्तुनिष्ठता होना, विविधता होना, प्रमापीकरण होना, व्यापकता होना, विशिष्टता होना, व्यावहारिकता होना। ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण की विशेषता में नहीं आता। अभिक्षमता क्या है? ये परीक्षण की विशेषता में नहीं है। जबकि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विविधता, प्रमापीकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यावहारिकता ये सारे आते हैं, ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? हमसे नहीं पूछा है बुद्धि का सिद्धांत। तो एक तत्व सिद्धांत, दो तत्व, प्रत्यागमन और बहुतत्व। इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन। प्रत्यागमन सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत जो है वो नहीं है। व्याख्या भी है कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत का समर्थक थे विनय, टॉरमेंट तथा स्टर्न, जिसे मनोवैज्ञानिक। दो तत्व के थे स्पीयरमैन, बहुतत्व के थे हार्वर्ड गार्डनर। जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत और वास्तविकता से है रिलेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कई सारे क्वेश्चन जैसे कि है कि बुद्धि का जो एक तत्व का सिद्धांत है वो किसने दिया? तो बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत दिया विनय ने। किसने किया? विनय ने, टर्मन ने और स्टर्न, इन मनोवैज्ञानिकों ने दिया। विनय, टर्मन और स्टर्न किसने? एक तत्व का। वही पूछता है दो तत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। कई बार तो ऐसे ही पूछ लेता है स्पीयरमैन ने कौन सा तत्व दिया? एक तत्व, दो तत्व, बहुतत्व के द्वितत्व। तो स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया। वहीं बहुतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो हमारे आनुवंशिकता से रिलेटेड है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, तो एक तत्व विनय, टर्मन और स्टर्न, दो तत्व के स्पीयरमैन और बहुतत्व के हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट है कि कौन सी एक ग्रंथि नहीं है अंतःस्रावी? फर्स्ट है कि एड्रिनल, सेकेंड है कि पीयूष, थर्ड है कि लार, फोर्थ है कि थायराइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नहीं पूछा है तो वो होगी लार ग्रंथि। कौन सी नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि।
व्याख्या है कि लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो लार ग्रंथि क्या नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसमें से पीयूष ग्रंथि आती है, एड्रिनल ग्रंथि आती है, थायराइड ग्रंथि आती है, पैराथायराइड आती है। तो ये कैसी है? अंतःस्रावी। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियता की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था की मूर्त संक्रिया की अवस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रिया की अवस्था है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। इसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहली थी संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 11 से अबव। व्याख्या है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसने दी? जीन पियाजे ने। दूसरा बनता है जीन पियाजे ने किसके बारे में बात की थी? तो संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी? फर्स्ट थी संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है तो याद रखना, सेंसर मोटर स्टेज कब से कब तक थी? 0 से 2 वर्ष। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज। क्या थी? प्री ऑपरेशन स्टेज कब से कब तक? 2 से 7 वर्ष। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कब से कब तक? 7 से 11, 7 से 11। चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कब से कब तक? 11 से 14। तो पहली थी संवेदीगामक सेंसरी मोटर 0 से 2, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशन 2 से 7, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11, चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 14। नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम की सभी। तो हमारे शारीरिक विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं। सब वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यायाम ये सभी जो हैं ये हमारे शारीरिक विकास को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे शरीर का विकास जो है ये वंशानुक्रम, हेरिडिटी, वातावरण, इन्वायरमेंट, खेल और व्यायाम यानी एक्सरसाइज वगैरह जाके खेलेंगे, और भोजन यानी कि फूड, परिवार की स्थिति क्या होती है, दिनचर्या कैसी हमारी रहती है, विश्राम कितना करते हैं, निद्रा कितनी आती है, इन सब से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो बुद्धि लब्धि के बारे में मैंने ऊपर भी आपको बताया था, पूरा अच्छे से दिया था व्याख्या, जिससे आपको समझ में आ सके। और वही क्वेश्चन देखो रिपीट भी हो गया है कि बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, दूसरा है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, तीसरा है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100, फोर्थ है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। चारों ऑप्शन आपको देखो सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि कैसे क्या करना है। तो अगर आपने व्याख्या से व्याख्या देखी होगी तो ईजिली बता देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100 से। मानसिक आयु आपको ऊपर रखनी है, वास्तविक आयु जो है वो आपको नीचे रखनी है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? आपको 100 से करना है। ठीक से 100 से। ठीक है, बुद्धि लब्धि मापने के लिए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और अच्छे से 2-3 बार रिपीट करना है इसको, जिससे आपको याद हो जाए। कमेंट बॉक्स में लिखना बार बार। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है कि चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? ऑप्शन ए है ड्यूवी, सेकेंड है रॉस, थर्ड है वुडवर्थ, फोर्थ है ड्रेवर। अगर हम बात करें ऐसी सोच की जो है चिंतनशील, तो उसकी जो चर्चा है ये ड्यूवी ने की थी। किसने की थी? ड्यूवी ने। ठीक है, व्याख्या है कि जॉन ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 में दी। चिंतनशील सोच की अवधारणा कब दी गई? 1910 में। किसने दी? जॉन ड्यूवी ने दी। नेक्स्ट है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। किसके तर्क में? आगमनात्मक तर्क के
स्तरों में, किसमें स्तरों में शामिल नहीं, देखो नहीं पूछा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्पना यानी इमेजिनेशन। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में जो है नहीं शामिल है वो कल्पना इमेजिनेशन नहीं है, जबकि अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण ये तीनों इसमें शामिल हैं। व्याख्या भी है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में अंतर्गत अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, सामान्यीकरण ये शामिल हैं, परंतु कल्पना इमेजिनेशन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है, स्मरण है, धारणा है, चिंतन है। तो ऐसी बात जो हमने सीखी है उसको धारण करने और पुनः यानी फिर से स्मरण करने में अगर हम असफल हो रहे हैं तो वो क्या है, वो विस्मरण है। क्या है, विस्मरण। इजी है कि सीखी गई जो बात है उसको धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्मरण। नेक्स्ट है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में या जन्मजात व प्राकृतिक होती है कि सिर्फ कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो सभी प्राणियों में तथा ये जन्मजात और प्राकृतिक होती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है, सभी प्राणियों में। कैसी होती है, जन्मजात और प्राकृतिक। व्याख्या भी है कि मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और ये जन्मजात और प्राकृतिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां किसमें पाई जाती है, सभी प्राणियों में। कैसी होती हैं, जन्मजात भी होती हैं और प्राकृतिक भी। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार क्या है, जो मूल प्रवृत्ति है वह परंपरागत और जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसे करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। ठीक, इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि, कियड़ संधि। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, तो इसमें हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। और हमारी व्याख्या भी है अर्थी में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। हास पूर्ण दीर्घ यानी आ ई ऊ के बाद यदि हस्व या दीर्घ आ ई ऊ आ जाए सुनाए तो दोनों मिलकर बड़ आ बड़ी ई बड़ ऊ हो जाते हैं, जैसे देव प्लस आले देवाले, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, गिर प्लस ईस गरीस और भानु प्लस उदय भानुदय। क्या से ये सभी एक किसके दीर्घ संधि के उदाहरण। बहुत बार पूछा जा चुका, जैसे देवालय में क्या होगी, दीर्घ संधि। संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस आले। सत्याग्रह में दीर्घ संधि अग्रह होगा और ग्रीस में भी दीर्घ संधि गिर प्लस ईस होगा और भानुदेव में भी दीर्घ संधि भानु प्लस उदय होगा और विद्यार्थी में भी दीर्घ संधि विद्या प्लस अर्थी होगा। नेक्स्ट है कि कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, विहिप, वन के कोई नहीं। पर्यायवाची होगा वन। कानन का पर्यायवाची शब्द है वन। ठीक है, पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं। व्याख्या भी है कि कानन का पर्यायवाची वन है, इसके अन्य पर्यायवाची विपिन, कांतर, अरण्य, वन होंगे। इसी तरह पुष्प के अन्य पर्यायवाची फूल, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून आदि होंगे। तो कांची हैं वन, विपिन, कांतर और अरण्य। ठीक है, और पुष्प के हैं फूल, कुसुम, सुमन, गुल और प्रसून। नेक्स्ट है कि वाक्य विग्रह का अर्थ है, ऑप्शन ए है कि शब्दों को जोड़ें, ऑप्शन बी है कि वाक्य रचना करें, थर्ड है कि बाकी शब्दों को अलग अलग करके उनका संबंध बताएं, फोर्थ है कि संधि और समास का बताना। तो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताने का अर्थ है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताएं। जब दो शब्दों के मध्य स्थिति विभिन्न चिन्हों का लोप करके उन्हें संक्षेप कर दिया जाता है तो उन्हें कहते हैं समास। क्या होता है, वाक्य विग्रह का मतलब जो वाक्य खंड है उनको अलग अलग करके उनका बताएं संबंध। क्या होता है कि जब दो शब्दों के मध्य जो स्थिति क्या होती है कि जब कई सारे चिन्ह होते हैं उनको अलग कर दिया जाए और उनका संक्षेप में मतलब बताया जाए, उसे ही कहते हैं समास। इसी तरह से जब दो शब्दों के अधिक निकट आने से निकटवर्ती
वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो उन्हें संधि हो जाती है। इसके डिफरेंट क्या होता है कि जब निकट आने से निकटवर्ती वर्ण का रूप ही परिवर्तित हो जाए तो दोनों शब्द मिल जाए तो उन्हें कहते हैं संधि। नेक्स्ट है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना बिनु करे बिनु कर्म करे विधि नाना। इनमें क्या अलंकार है? विभावना, विशेष श्रुति, असंगति की दृष्टांत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कि बिनु पग चले यानी बिना पैरों के चले, सुने बिनु काना बिना कानों के सुने, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें विभावना अलंकार है। कारण के अभाव में भी जब कार्य की सिद्धि का वर्णन हो तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। यानी कि बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं, तो यानी यह कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा है तो वहाँ पे है विभावना अलंकार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बिना पैर के चले, बिना कान के सुनने और बिना हाथ के कार्य करने की बात कही जा रही है। करे बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिना हाथ के काम करने की बात की जा रही है, यानी बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार है। नेक्स्ट है कि सुई का तत्सम रूप क्या होगा? सुजा, सूची, सलाई की सूची। सुई का तत्सम रूप पूछा है। तत्सम मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत के प्रयोग किए जाते हैं बिना परिवर्तन के, तो उन्हें कहते हैं तत्सम। तो सुई का पूछा है तत्सम तो सूची ऑप्शन बी होगा। व्याख्या है कि सुई का तत्सम रूप सूची है, ना कि सुजा, सूची या सलाई। ठीक है, सलाई का तत्सम रूप शलाका होता है। जो सलाई है इसका तत्सम रूप क्या होगा? शलाका। नेक्स्ट है परिसीमन का विलोम है ससीम, निर्सीमन, असीमन, ससीमन। विलोम मतलब होता है उल्टा, तो परिसीमन का विलोम होगा असीमन। क्या होगा परिसीमन का? असीमन होगा। व्याख्या भी है कि परिसीमन का अर्थ है निसीमित, निश्चित कर देना, और इसका विलोम असीमन होगा जिसका अर्थ है कि सीमाओं का समापन। क्या होता है? सीमाओं का समापन। तो परिसीमन का मतलब होता है विलोम असीमन। नेक्स्ट है कि दूसर शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची वो होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए है अश्व, ऑप्शन बी है मेघ, ऑप्शन सी है गंधर्व, ऑप्शन डी है अजा। तो धूसर शब्द का पर्यायवाची होता है गंधर्व यानी कि गधा। वहीं अश्व का क्या होता है? घोड़ा होता है। व्याख्या भी है कि धूसर शब्द के पर्यायवाची है गंधर्व। इसके कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि गधा, वैशाख नंदन, राशव, खर आदि। क्या होते हैं? गधा, वैशाख नंदन, राशव और खर, ये सब धूसर के। जबकि मेघ के होते हैं बादल, जलद, घन, नीरद, पयोद, बारिद, जलधर। मेघ के क्या होते हैं? बादल, जलद, घन, नीरद, पायोद, बारिद और जलधर। अश्व यानी मतलब घोड़ा होता है, इसके पर्यायवाची होते हैं तुरंग, घोटक, है, बाजी और सैंधव। घोड़ा के अश्व के घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, बाजी, सैंधव। जबकि अजा ये बकरी का पर्यायवाची है। इसमें दूसरे के स्थान पर दूसरे शब्द छप गया है जो कि अशुद्ध यानी कि शब्द है, जबकि सही शब्द धूसर ही माना जाएगा। ये सब याद रखना। दूसरे शब्द के होते हैं गंधर्व, गधा, वैशाख नंदन, राशव, कर। मेघ के बादल, जलद, घन, नीरद, पयोद, बारिद, जलधर। अश्व के घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, बाजी, सैंधव। ठीक है, और अजा मतलब यजा है बकरी का पर्यायवाची। नेक्स्ट है कि धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए एक शब्द है आदिदेविक, आदिभौतिक, आदिदेहिक, आत्मघाती। से आंसर हो जाएगा आदिदेहिक। धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आदिदेहिक होगा। ठीक है, व्याख्या है कि धूत आदिभौतिक। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख, इसके लिए आदिदेविक होगा। यानी कि जो देव होते हैं और जो प्रकृति होती है इनके द्वारा जो दुख होता है इसके लिए आदिदेविक होता है। देह और शरीर के द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए आदिदेहिक होता है। ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो उसे आत्मघाती कहते हैं। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आदिदेविक, देह और शरीर के द्वारा होने वाला दुख आदिदेहिक, ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो आत्मघाती। नेक्स्ट है कि ऊँट की जोरी न्यूरे न्यूरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना,
बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते। उदंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी भी वस्तु किसी दूसरे को देना। तो सही आंसर हो जाएगा कि ऊँट की जोरी न्यूरे न्यूरे। ऊँट तो कितना बड़ा होता है ना, तो उसकी जोरी न्यूरे न्यूरे यानी कि बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते। कोई भी बड़ा काम है वो छिपकर नहीं किया जा सकता, उसके बारे में तो धीरे धीरे पता चल ही जाता है। व्याख्या है कि ऊँट की जोरी न्यूरे न्यूरे, इसका मतलब है कि बड़े काम छुपाकर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधाराएं, बहुव्रीहि। पंकज, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। पंकज में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। व्याख्या भी है कि पंकज में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी प्रधान ना होकर इनका संयुक्त भाव या अन्य अर्थ प्रधान होता है। पंकज का समास विग्रह है। पंख या कीचड़ में जन्म लेने वाला। स्पष्ट है कि इसका अर्थ मतलब क्या है? कमल है। तो बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? ऐसे समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा यानी अन्य ही प्रधान होता है। जैसे कि पंकज, इसका मतलब होता है कि पंख यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल यानी किसी और की बात की गई है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। वहीं द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद होते हैं प्रधान और विग्रह करने पर और शब्द आता है। द्विगु में क्या होते हैं? संख्यावाची होता है, समूह के बारे में बताया जाता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष होता है। उपमेय और उपमान का पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य होता है प्रकट। नेक्स्ट है कि अयोगवाह किसे कहते हैं? महाप्राण को, अनुस्वार और विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। तो अयोगवाह ये अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। व्याख्या भी है कि अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं क्योंकि इनकी प्रकृति ना तो पूर्णतः स्वर से मिलती है और ना ही व्यंजन से, जिसके कारण इनकी गणना तो स्वर में की जाती है। तो अनुस्वार जो होते हैं और जो विसर्ग होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्योंकि ना तो इनकी पूर्णतः जो होती है प्रकृति वो स्वर से मिलती है ना व्यंजन से, तो ना तो इनकी गणना हम स्वर में करते हैं और ना तो हम इनकी गणना करते हैं व्यंजन में। ठीक है, इसकी गणना हम अयोगवाह में करते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण को, पहले तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। देवनागरी में छ, छ, ज्ञ और चा संयुक्त वर्ण स्वीकार किए जाते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, और छ, छत्रित, राज, शूल और ज्ञ, ज्ञानी ये हमारे संयुक्त वर्ण में आते हैं। नेक्स्ट है कि एक और अजगर रही, एक और मगराए, विकल उटोही बीजही, परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और करुण रस। तो एक और अजगर है, एक और मगराए है और बीच बटोही यानी रास्ते में जाने वाला जो व्यक्ति है तो वो बीच में ही मूर्छा खाकर गिर गया है क्योंकि उसे भय लग गया है। तो यहाँ पे भयानक रस होगा। कौन सा? भयानक रस। और भयानक रस का भाव क्या होता है? भय होता है। क्या होता है? भय होता है। व्याख्या है कि एक और अजगर लक, एक और मगराए, बिकल बटोही बीजही, परिजो मूर्छा खा। इनमें भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी डरावनी स्थिति को देखकर हमारे अंदर भय जागृत होता है, हम कोई ऐसी चीज़ देख लें इसको देखकर हमें भय लगता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कंपन स्टार्ट हो जाता है, कोई कोई बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये उसे भयानक रस कहते हैं। जबकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। कई बार पूछे जा चुके स्थायी भाव, तो याद रखना भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह और करुण रस का शोक। नेक्स्ट है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयोग होती है? कर्ता, करण, संप्रदान की करण। तो से विभक्ति जो होती है वो करण कारक के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, जो कारण होते हैं वो आठ प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के संबोधन है और अधिकरण में पर। तो शे वाली है करण कारक के लिए। ठीक है, जो क्रिया के संपादन में साधन को प्रकट करती है, उस स्थान पर के द्वारा विभक्त चिन्ह का प्रयोग होता है। और से का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है लेकिन अलगाव के रूप में। नेक्स्ट है कि उसने नहाकर भोजन किया। इसमें नहाकर उस क्रिया का उदाहरण है।
संयुक्त, प्रश्नार्थक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक। तो उसने नहाकर भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। व्याख्या है कि उसने नहाकर भोजन किया। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया करे तो पहली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, पहले वो नहाया फिर उसने भोजन किया, यानी कि पहले एक क्रिया करके उसने दूसरी क्रिया तब आरंभ की, तो यहाँ पर होता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि खाकर, पीकर, सोकर, चलकर, इन सब में जो लगी हुई हैं वो हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। जब दो क्रियाएं संयुक्त होकर एक क्रिया का भाव प्रकट करती हैं, जैसे भाग जाना, मार खाना, डर जाना, तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो दो क्रियाएं साथ साथ में जुड़ी हों, जैसे भाग जाना, मार जाना, डर जाना, तो ऐसी क्रिया को कहेंगे संयुक्त क्रिया। वहीं जब कर्ता क्रिया का संपादन स्वयं ना होकर किसी अन्य से करवाए तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं, जैसे कि बनवाना, पकवाना, पकड़वाना, मरवाना आदि। तो ये सब प्रेरणार्थक हैं। ठीक है, जहीं एक क्रिया के संपादन में दो कर्म की आवश्यकता होती है तो द्विकर्मक कहते हैं। जैसे कि पिता ने पुत्र को पुस्तक दिया, यहाँ पुत्र और पुस्तक दो कर्मों की सहायता से देने का कार्य होता है, तो यहाँ पे दो कर्मक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि, अनुधम विधि, व्याख्या विधि, संवेद पाठ विधि। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याख्या विधि। वाचन शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि ये वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या भी है कि व्याख्या विधि ये वाचन शिक्षण की नहीं है, ये उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है। जबकि ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वन विधि, संवेद पाठ विधि, संवेद पाठ ध्वनिवाचन जोर से बोलकर पढ़ाने की विधियां हैं। तो व्याख्या विधि ये वाचन की विधि से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये उच्च कक्षाओं में हम प्रयोग करते हैं। जबकि ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, संवेद पाठ ध्वनि विधि ये सब विधियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि श्रवणानुभूत विचारों और भावों को व्यक्त करना। ऑप्शन बी है साहित्य का रसौधन करना। थर्ड है धैर्यपूर्वक सुनना। फोर्थ है भाषा और साहित्य में रुचि। तो निम्नलिखित में से पूछा है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रवणानुभूत विचारों और भावों को क्या करना? अभिव्यक्त करना। व्याख्या भी है कि अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य से श्रवणानुभूत विचारों और भावों को व्यक्त करना। इसके अंतर्गत बालक को विभिन्न कार्य करने के लिए कहते हैं, जैसे कि कहानी सुनाना, यात्रा इत्यादि का वर्णन करना, निबंध लिखना, संवाद लेखन इत्यादि। इन क्रियाओं द्वारा बालक की जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं इनका पता चलता है। तो अभिव्यक्त्यात्मकता का क्या उद्देश्य है? स्वानुभूत विचारों और भावों को करना अभिव्यक्ति। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बालक होता है इसके कई सारे कार्य करने के लिए उसके कहते हैं, जैसे कि कहानी सुनाओ, यात्रा इत्यादि का वर्णन करो, निबंध लिखो, संवाद लेखन, इनके लिए बालक के अभिव्यक्ति का क्या मिलता है? पता चलता है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन ए है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन बी है सुमित कुमार चटर्जी। थर्ड है गारसादा तासी। फोर्थ है धीरेन्द्र वर्मा। तो वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यानी कि मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। किसकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। व्याख्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है कि पहली बार इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में हमने विभाजित किया। इसमें जो ग्रियर्सन जी थे उसकी भद्य काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया गया। इसे स्वीकार साहित्य के इतिहास का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ भी स्वीकार किया गया था। ठीक है, क्या स्वीकार किया गया था? वास्तविक इतिहास ग्रंथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरहनी बवरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरर दहाय दई ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। इसकी पंक्तियां हैं सहजोबाई, मीराबाई, झीमाचारणी की दयाबाई।
बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई ले अचरामुख असुवन, पूछत उगरे गात से। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। किसकी? मीराबाई थी। ठीक है। व्याख्या भी है कि प्रश्न में दी गई जो पंक्तियां हैं कि बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई ले अचरामुख अश्वन, पूछत उधरे गात से। ये मीराबाई के द्वारा रची गई पंक्तियां हैं। ध्यान देने चाहिए कि एकमात्र कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। इनकी रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। ठीक है। मीराबाई क्या थी? कृष्ण की कवयित्री थी और कृष्ण भक्त कवयित्री थी, और नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद, राग सोरठ के पद इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन ए है उद्यंत मार्तंड, सेकेंड है इतिहास दिव्यनाशक, थर्ड है बनारस अखबार, फोर्थ है हरिश्चंद्र मैगजीन। हिंदी का पूछा है फर्स्ट पत्र, तो यह है उद्यंत मार्तंड। हिंदी का पहला पत्र क्या है? उद्यंत मार्तंड है। व्याख्या है कि उद्यंत मार्तंड को हिंदी का हम पहला पत्र मानते हैं। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में स्टार्ट हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितेरे हिंद ने काशी से किया। हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी से किया था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है उद्यंत मार्तंड। कब? 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से इसे एक साप्ताहिक पत्र के रूप में स्टार्ट किया गया था और पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे इसके संपादक। वहीं 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1845 में। किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितेरे हिंद ने काशी से किया था। और हरिश्चंद्र मैगजीन कैसी है? महीने में एक बार छपने वाली यानी मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन कब किया गया? 1873 में। किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कहाँ से किया? काशी से किया। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है कि सूफी संतों की शैली है मर्सिया, मसनवी, गजल की तर्जुमा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मसनवी। व्याख्या भी है कि सूफी संतों की जो शैली है ये मसनवी शैली है। मसनवी का शाब्दिक अर्थ होता है दो। ठीक है। ये मूलतः फारसी काव्य शैली है। इसका प्रयोग हिंदी में प्रेम मांगे कवियों ने अपने काव्य में किया है। पद्मावत ये जो स्वीकृत इसका उत्तम उदाहरण है। तो सूफी संतों की शैली क्या है? मसनवी शैली है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो। मूलतः कैसी है? फारसी काव्य शैली है। प्रेम मांगे कवियों ने अपने काव्य में किया है। पद्मावत इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान की उषा प्रियवंदा। तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार। व्याख्या भी है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के कृतिकार जो हैं वो मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। इनकी आत्मकथा का ये दूसरा भाग है। इसका प्रथम भाग है कस्तूरी कुंडल बसे। तो गुड़िया भीतर गुड़िया के कृतिकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा जी। आत्मकथा का कौन सा भाग है? दूसरा। पहला कुश्ता है कस्तूरी कुंडल बसे। नेक्स्ट है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। तो 100 अजान और एक सुजान के बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। व्याख्या भी है कि 100 अजान और एक सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ये उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट के अन्य उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। क्या है इनका प्रसिद्ध उपन्यास है? इनके अन्य उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? दशमेश घाट, अस्सी घाट, राम घाट के मणिकर्णिका घाट। सही आंसर हो जाएगा 80 घाट। गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन था ये वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। कौन से घाट पर? 80 घाट पर। व्याख्या भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। इसके मृत्यु के विषय में चर्चित बनती हैं कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ठीक है।
नेक्स्ट है कि भक्तमाल के रचनाकार है नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, सुंदरदास। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभादास। भक्तमाल के जो रचनाकार हैं ये नाभादास जी हैं। ठीक है, व्याख्या भी है कि भक्तमाल के रचनादास जो हैं वो नाभा जी हैं। भक्तकाल कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास जी ने भक्ति काल अष्टायाम और राम भक्ति संबंधी स्पष्ट पद लिखे हैं। भक्तमाल में लगभग 200 भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 55 से लेकर 59 तक गद्यांश है, उसे पढ़ना है और आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश है कि धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओरता आत्मा के भरे बुरे कर्मों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं अथवा आत्मा की ज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य का सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया और जिन जातियों में गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन करता है वे अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही ऐसा सब वस्तु है जिससे इस संसार में कोई झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही है जो उन्हें रुचि रखता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर अपना काम किया जाए, पर वास्तव में अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो ये हमारा गद्यांश है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना, चंचल मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन बी है धर्म का ज्ञान न होना। थर्ड है आलस्य की अधिकता। फोर्थ है जानकारी की कमी। तो जैसे हमने गद्यांश में देखा था कि धर्म पालन करने में जो बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं वो उनका होता है कमजोर मन, उद्देश्य जो होता है उस उद्देश्य का निश्चित ना होना और चंचल मनोवृत्ति का होना। ठीक है, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना और चंचल मनोवृत्ति का होना। व्याख्या भी है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं कमजोर मन, उद्देश्य का ना निश्चित होना और चंचल मनोवृत्ति का होना। नेक्स्ट है कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को कि अपने कर्तव्य को। से आंसर हो जाएगा अपने कर्तव्य को। ऑप्शन डी, संसार के बड़े बड़े लोगों ने किसे श्रेष्ठ माना है, तो संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने कर्तव्य को माना है सबसे श्रेष्ठ। व्याख्या है कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट है कि निर्बलता में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है निर प्लस बल प्लस ता, निर प्लस बल प्लस ता, निर प्लस बल प्लस आ, निर प्लस बल प्लस ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्बलता का सही जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो होगा निर प्लस बल प्लस ता। ठीक है, व्याख्या भी है कि निर्बलता शब्द में निर उपसर्ग तथा ता प्रत्यय और बल मूल शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि कायर का भाववाचक संज्ञा अकायरता, कायरत्व, कायरपन की कायरता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कायरता। कायर का भाववाचक संज्ञा कायरता होगा। ठीक है, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, कायरता। है कि कायर का जो भाववाचक है वो कायरता होगी, अन्य शब्द गलत है। नेक्स्ट है अपना मतलब निकालने वाला। उचित शब्द क्या है, स्वार्थी, स्वार्थपरकता, स्वार्थपरक, कुटिल। तो अपना मतलब निकालता है वो स्वार्थी होता है। कैसा होता है, स्वार्थी। ठीक है, अपना मतलब निकालने वाला वाक्यांश के लिए स्वार्थी होगा। मतलबी शब्द में भी प्रयुक्त हो सकता है, यानी जो अपना मतलब निकाला है वो स्वार्थी है यानी कि मतलबी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, परशुराम के कोदरगी में छतरियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। शुद्ध पूछा है तो ऑप्शन सी हो सही हो जाएगा। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये वाक्य कैसा है, वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। व्याख्या भी है
कि गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी जो है वे अशुद्ध हैं। खेतों में लंबे लंबे घास उगा, ये शुद्ध है, बल्कि शुद्ध रूप इसका कौन सा होगा कि खेतों में लंबी लंबी, लंबे लंबे नहीं, खेतों में लंबी लंबी घास उगाई, ना कि उग आए। ठीक है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, यह शुद्ध है। ये होगा कि परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ठीक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, यह शुद्ध है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है। ठीक है। तो खेतों में लंबी लंबी घास उगाई, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्ष पर कोयल कूक रही है सामाजिक अध्ययन यानी सृष्टि का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में कि उड़ीसा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में। मैंने आपको याद कराया था कि लाई रस छत्तीसगढ़ से, लाई मतलब भिलाई, रस यानी कि रूस की सहायता से हुआ था, और छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ में है। तो भिलाई कारखाना स्थित कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से हुआ था? रूस की। तो लाई रस छत्तीसगढ़ से, लाई मतलब भिलाई, रस यानी कि रूस, और छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़। वही छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, झारखंड की रांची, उड़ीसा की भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की भोपाल। ये भी याद रखना। व्याख्या है कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इस्पाई कारखाने संयंत्र हैं। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो कारखाना झारखंड में, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सब याद रखना। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। इसलिए लाई रस छत्तीसगढ़ से, लाई मतलब भिलाई, रस यानी कि रूस, छत्तीसगढ़। ठीक है। और 1955 में हुआ था। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कई कारखाने आते हैं, जैसे भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में, राउरकेला ये है उड़ीसा में। ठीक है। राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से हुआ था, ये उड़ीसा में। तो केला लेने के लिए मनी चाहिए होती है, केला लेने के लिए क्या चाहिए होती है? मनी। मनी मतलब जर्मनी। और लेके उड़ो मत, मनी लेके उड़ो मत मतलब उड़ीसा। बोकारो ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर में है बोकारो। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। और इसको इस्पात ये पश्चिम बंगाल में है। सलेम वाला ये तमिलनाडु में है। विश्ववरैया आयरन एंड स्टील कारखाना भद्रावती ये कर्नाटक में है। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है, यानी कि इन चारों सेलों में से हमें अवसादी सेल के बारे में बताना है। स्लेट है, संगमरमर है, सेल है कि ग्रेनाइट है? आंसर हो जाएगा सेल। ठीक है। निम्नलिखित सेलों में से अवसादी सेल का जो उदाहरण है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़े, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जो प्राचीन चट्टानें इनके टुकड़ों से, जीवों के अवशेषों से, खनिज पदार्थों से और अन्य वस्तुओं के अवसादों से। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बढ़ाकर एक जगह पर एकत्रित करते जाते हैं तो बाद में ताप और दाब के कारण यह एकाग्र अवसाद चट्टान का रूप ले लेती हैं। और अवसादी चट्टान के उदाहरण है सेल, जिप्सम, डोलोमाइट और कोयला। ये सब याद रखना कि जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है वो जो हमारी प्राचीन यानी पुरानी चट्टानें होती हैं उनके टुकड़े, जो जीव होते हैं उनके अवशेषों, और जो खनिज पदार्थ होते हैं और जो अन्य वस्तुएं होती हैं उनके अवसादों से क्या होता है? ठीक है। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बढ़ाकर एक जगह पर एकत्र कर लेते हैं और बाद में ताप और दाब के कारण एकत्र जो होती हैं ये अवसाद चट्टान का रूप ले लेती हैं। और अवसादी चट्टान के उदाहरण सेल, जिप्सम, डोलोमाइट, कोयला हैं। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि पुंछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, यानी कि जो पुंछल तारे होते हैं इनके पूंछ की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए है हमारा सूर्य की ओर, ऑप्शन बी है सूर्य से दूर, थर्ड है उत्तर पूर्व की ओर, फोर्थ है कि दक्षिण पूर्व की ओर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य से दूर। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर होती है। क्या होती है? सूर्य से दूर होती है। व्याख्या भी है
कि सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे कहलाते हैं। किसके? हमारा जो सौर मंडल होता है इसके छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड होते हैं विद्यमान। किसके? हमारे सौर मंडल के छोर पर क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? धूमकेतु या फिर कहते हैं उसे पुच्छल तारा। ये गैस और धूल कणों का संग्रह होता है। किसका होता है ये संग्रह? गैस का होता है और धूल के कणों का, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देती है। जो हमें कहाँ दिखाई देती है? आकाश में। कैसे दिखाई देती है? लंबी चमकदार पूंछ सहित, ठीक है, प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है। धूमकेतु कब दिखाई देगा? केवल तब दिखाई देगा जब ये सूर्य की ओर अग्रसर, क्योंकि सूर्य की किरणें इस गैस को चमकीला बना देती हैं और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है शमप्रति, ऑप्शन बी है नतिलंब घाटी, थर्ड है हॉगबेट, फोर्थ है ग्रोवेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रोवेन। कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो ये जो ग्रावेन है ये भ्रंश से संबंधित है, ठीक है। व्याख्या भी है कि जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या होता है? ये दो समांतर भ्रंश से इनका जो मध्यवर्ती भाग है जब ये नीचे धंस जाता है तो उसे कहते हैं द्रोणी या फिर भ्रंश घाटी। और जर्मन भाषा में इसी प्रकार की घाटी को कहते हैं ग्रावेन। क्या कहते हैं इसे? ग्रावेन कहते हैं जर्मन भाषा में, याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? हमसे एक ऐसे मरुस्थल के बारे में पूछा जो कि उष्णकटिबंधीय नहीं है। ऑप्शन ए है अटाकामा, ऑप्शन बी है अरबिया, थर्ड है गोबी, फोर्थ है कालाहारी। हो जाएगा ऑप्शन सी गोबी। गोबी एक तरह का उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, जबकि अटाकामा, अरबिया और कालाहारी ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। व्याख्या भी है कि गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। ये चीन के कब्जे वाले तिब्बत और मंगोलिया में स्थित है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। तो गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय नहीं है। क्या है? ये दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से है एक, जहाँ तापमान कैसा होता है? 0 से 40 डिग्री जो होता है वो नीचे चला जाता है। ये चीन के कब्जे वाले जो तिब्बत और मंगोलिया है बाहर स्थित है। कौन से कब्जे किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे वाले तिब्बत और मंगोलिया में है स्थित। ये दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, दुनिया का कौन से नंबर का है? 5वां सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल है और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। और क्या है? हमारे एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल। नेक्स्ट है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है ऑप्शन बी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तापक्रम विलोमता का अर्थ है कि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम जो है, तापमान जो है वो घटता जाता है। जिस दर से ये तापमान कम होता है इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ जाता है, जिसे तापक्रम विलोमता इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तापक्रम विलोमता की परिघटना के दौरान धरातल के समीप ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु होती है। तो क्या होता है कि सामान्य परिस्थितियों में तापमान बढ़ने के साथ साथ तापमान कैसा होता है? घटता जाता है। और जिस दर से तापमान कम होता है उसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिस स्थितियों में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, तो जिस दर से तापमान कम होता है उसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें जो होती है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ जाता है, जिसे हम तापक्रम विलोमता कहते हैं, ठीक है। और तापक्रम विलोमता की परिघटना के दौरान जो धरातल के समीप ठंडी वायु होती है और ऊपर कैसी हो जाती है? ऊपर गर्म वायु होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जलाशयों में से कौन सा रिहांद परियोजना से है संबंधित? ऑप्शन ए है गांधी सागर, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत सागर, थर्ड है जवाहर सागर, फोर्थ है गोविंद सागर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी गोविंद बल्लभ पंत सागर। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा? तो निम्नलिखित जलाशयों में से ऑप्शन बी यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहांद परियोजना से है संबंधित। कौन सी परियोजना से? रिहांद परियोजना से। व्याख्या भी है कि रिहांद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहांद पर सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसे हम रेणु सागर भी कहते हैं। यानी कि रिहांद बांध परियोजना कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के सोन की प्रसिद्ध घाटी में है, उसकी सहायक नदी रिहांद पर, ठीक है, और सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर है। इस बांध के पीछे कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत नामक एक कृत्रिम झील है बनाई गई जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उसे रेणु सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेणु सागर। नेक्स्ट है कि शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है जम्मू और कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का। तो शिपकीला जो है प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश का। याद किया था हमने, आपको करवाया था कि हम शिप लाएंगे। कौन शिप लाएगा? हम लाएंगे। हम मतलब हिमाचल प्रदेश, शिप मतलब शिपकीला दर्रा। तो शिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कई सारे दर्रे दे रखे हैं। हिमाचल प्रदेश में है शिपकीला दर्रा किन्नौर जिले में, और रोहतांग, बड़ा राचा। जम्मू और कश्मीर में है काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल। उत्तराखंड में है माना दर्रा, नीति दर्रा, और सिक्किम में है नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा। माना दर्रा बहुत बार पूछा जा चुका है, ये उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा पूछा जा चुका है, सिक्किम में है। जोजिला दर्रा पूछा जा चुका है, जम्मू कश्मीर में है। और शिपकीला दर्रा पूछा जा चुका है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? यानी कि सोशल स्टडीज़ का जो टीचर है उसे अपनी विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान हो? ऑप्शन ए है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। ऑप्शन बी है शिक्षण की विधियाँ क्या हैं। थर्ड है शिक्षण की तकनीकें क्या हैं। फोर्थ है कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण की विधियों का। सोशल स्टडीज़ का जो टीचर है उसको अपनी विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। किसका? शिक्षण की विधियों का। व्याख्या भी है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। भूगोल यानी कि जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? तो ये मानचित्र यानी कि मैप है। मैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्पों में भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मैप यानी कि मानचित्र है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र यानी कि पृथ्वी की आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो भूगोल शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी से प्राप्त होती है। ये मैप दो प्रकार के होते हैं। भौतिक में क्या होता है कि पृथ्वी की आकृतियाँ आती हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर। ठीक है, और राजनीतिक में क्या आता है? राज्य, नगर, गांव और विश्व के विभिन्न देश, राज्य और उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ। तो हमारे पास जो हैं वो मौलिक अधिकार जो हैं यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जो कि भाग 3 में हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में हैं, उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार 3 में हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में आते हैं। उसमें जो ये मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ये 12 से 35 तक में आते हैं आर्टिकल। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। भाग 4 के ए में जो है वो मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। ये सारी चीजें हैं, याद रखना।
व्याख्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। 44वां संशोधन 1978 में हुआ। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब 6 प्रकार के हमारे पास मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार कौन से भाग में है? भाग याद रखना, मूल अधिकार जो है भाग 3 में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। पहले कितने थे? पहले 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। 7वां कब हटा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के हटाकर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300 के काम में डाल दिया गया। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-30 और संवैधानिक आर्टिकल 32। ये सब याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 42वां, 44वां, 73वां, 86वां। तो पंचायती राज से पूछा है तो 73वां संविधान संशोधन की पंचायती राज से रिलेटेड है। 42वां इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान कहते हैं। कई सारी चीजें जुड़ी गई थी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द। 44वां संविधान 1978 में हुआ, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। 86वां संविधान 2002 में हुआ, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो ये सब याद रखना। व्याख्या है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों गठन का उपबंध करता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज का गठन है। भारतीय संविधान में एक नया भाग पंचायत जो था 9 में जोड़ा गया था। तो कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व कौन से है? भाग 4 में है। डीपीएसपी अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत के गठन से 73वां संविधान 1992 में हुआ था और 9वां भाग जोड़ा गया था। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, लंदन में, हैग में, पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। व्याख्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हैग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई। इसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की गई। न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैग नीदरलैंड में है। स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1944 को हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में अध्याय कितने हैं? 5 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 70 हैं। और न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? 15। नीति कितने वर्षों के लिए होती है? 9। नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आते हैं? राज्य, संघ, समवर्ती, अवशिष्ट। जनसंख्या नियंत्रण पूछा है और परिवार नियोजन पूछा है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का। व्याख्या है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य विधेय विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत संघ, राज्यों, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र, संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें सम्मिलित प्रमुख विषय हैं जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, आर्थिक और सामाजिक योजना, आपराधिक कानून, प्रक्रिया। तो संविधान की कौन सी अनुसूची है? 7वें नंबर की अनुसूची है। इसमें क्या आते हैं? केंद्र और राज्य के मध्य विधेय विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें हमारे राज्य सूची आती है, संघ सूची आती है, समवर्ती सूची आती है। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। उसमें हमारे समवर्ती सूची है, जिसमें हमारा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, विवाह है, तलाक है, आर्थिक और सामाजिक योजना है, आपराधिक कानून है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 के अनुच्छेद 51। कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से? तो आर्टिकल 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना।
उपबंधों का उल्लेख है कि विदेश नीति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? भाग 4 है। अनुच्छेद क्या है? 36 से 91 तक है। किससे है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की, अंतर्राष्ट्रीय विधि और बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की, अंतर्राष्ट्रीय विवादों और मध्यस्थ द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का बारे में बताया, यानी विदेश नीति से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष। सामुदायिक विकास नीति जो थी, सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था, ये कब शुरू किया गया? 1952, 55, 57, 60। सही आंसर हो जाएगा 52। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब? 1952 में स्टार्ट किया गया। व्याख्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्टार्टिंग 2 अक्टूबर 1952 के प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के दौरान की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कृषि विकास, सिंचाई साधनों का विकास, शैक्षिक विकास, यातायात के साधनों का विकास, कारीगरों कृषकों का दान, व्यवसाय हित प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य, सफाई, आवास, मनोरंजन की व्यवस्था के तत्व सम्मिलित किए गए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान चली थी। सामुदायिक विकास क्रम में कृषि विकास, सिंचाई साधन विकास, शैक्षिक विकास, यातायात के साधन का विकास, कारीगरों कृषकों तथा व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण और स्वास्थ्य, सफाई, आवास, मनोरंजन की व्यवस्था, इन सबके तत्व जो थे वो के सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में। सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो था वो केशवानंद भारती के मामले में दिया था। व्याख्या भी है कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था के संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। कुछ संविधान की उन व्यवस्थाओं संशोधित या समाप्त या कम नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई है। तो संविधान का भाग कौन सा है? भाग 20वां है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368 है। उसमें संसद और को संविधान और उसकी व्यवस्था में संशोधन करने की जो है शक्ति प्रदान है। ठीक है, इसमें उन व्यवस्थाओं में क्या होता है कि संशोधित समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है, मूल ढांचे से ये रिलेटेड होती है और केशवानंद भारती मामला 1973 में दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? 52, 108, 200 की 213? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की क्या रखता है? शक्ति प्रदान करता है। व्याख्या भी है कि अनुच्छेद 200 बंद करता है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में? 200 में। क्या बंद करता है कि राज्यों की जो विधायिका है इसके द्वारा पारित जो विधेयक है राज्यपाल के जो समक्ष है वो प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर भी अपनी सहमति दे सकता है या उसे अस्वीकृत कर सकता है। ये विधेयक क्या है? पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेज सकता है। इसमें जो क्या हो सकते हैं? सहमति दे भी सकता है, स्वीकार भी कर सकते हैं और विधायिका को वापस भेज भी सकते हैं पुनर्विचार के लिए। इसके अतिरिक्त के विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। और 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कौन से आर्टिकल में? 213 में किसको? राज्यपाल को क्या करने की? अध्यादेश करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं तो संसद की दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसके सदस्य क्या होते हैं? संसद की दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। व्याख्या भी है कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति पद कैसा होता है? हमारे देश के दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद। ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।
ये कैसे चुना जाता है? हमारी जो संसद होती है इसके दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचक और मनोनीत होते हैं शामिल है। इस निर्वाचक मंडल में हमारी संसद के दोनों सदन जो कि निर्वाचित और मनोनीत होते हैं ये शामिल होते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो हैं ये शामिल नहीं होते। ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के आधार पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद किसके आधार पर बनाया गया? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के आधार पर। नेक्स्ट है कि कौन सा देश दाक्षिस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका सदस्य भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और जापान में से जापान जो है वो नहीं है। सार्क का सदस्य जापान नहीं है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम सार्क कहते हैं, दक्षिस यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें भारत शामिल है, मालदीव शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, श्रीलंका शामिल है, भूटान शामिल है, नेपाल शामिल है, अफगानिस्तान है। इस तरह से कुल 8 सदस्य हैं। इसकी स्थापना ढाका में 7-8 दिसंबर 1985 के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षिस की स्थापना का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने 1980 में दिया और प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ। तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि दक्षिस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कितने सदस्य देश हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है, इसमें जो है स्थापना है 7-8 दिसंबर 1985 को हुई। कहाँ हुई? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई। मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है मुख्यालय। दक्षिस की स्थापना का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान में आया था दिमाग में 1980 में, और प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ। ये सब याद रखना। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, मालदीव की कैपिटल है माले, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कौन सी है? ढाका, करेंसी है टका। श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है? कोलंबस, जयवर्धनेपुरम, कोट्टम। भूटान की कैपिटल थुम्बो, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और अफगानिस्तान की है काबुल। तो ये सब याद रखना, पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? आनंद के कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, डॉक्टर मोतीचंद्र की WG आर्चर। से आंसर हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी हैं। ठीक है, व्याख्या है कि राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। इसकी राजस्थानी चित्रकला भी कहते हैं। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। इसे क्या कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला भी कहते हैं। नेक्स्ट है लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से, प्रागैतिहासिक कला से। लोक कला काफ़ी फेमस है, लोग ये यहाँ की लोक कला यानी कि क्षेत्रीय कला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या है कि लोक कला मूलतः ग्रामीण अंचलों में जनसामान्य, आदिवासी विशिष्ट समूह द्वारा धारित और संरक्षित कला है, या दूसरे शब्दों में लोक कला क्षेत्र का समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किया गया वे कला कर्म है जिसके मूल में शुभ का विचार होता है, जो अवसर विशेष से जुड़े अनुष्ठानों और आवश्यकताओं को संपन्न करने के लिए किया जाता है। ये क्षेत्र विशेष से जुड़े होने के कारण कैसी होती है? क्षेत्रीय कला होती है। नेक्स्ट है कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, वर्ग में बनी डिजाइन को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्यामितीय आकार से बनी डिजाइन को ही ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय आकार से बनी हुई जो डिजाइन है उसे क्या कहते हैं? ज्यामितीय डिजाइन। व्याख्या है कि ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को हम ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, घन आदि ज्यामितीय आकृतियां या आकार है। तो ज्यामितीय आकृतियों से बनी डिजाइन को क्या कहेंगे? ज्यामितीय डिजाइन, जिसमें त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, वर्ग आता है, आयत आता है, घन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एपड़ का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो अगर एपड़ की बात करें तो इसका संबंध है उत्तराखंड राज्य से।
कौन से राज्य से? उत्तराखंड राज्य से एपण का संबंध। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण। मध्य प्रदेश की भोपाल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और एपण का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। व्याख्या है कि उत्तराखंड में शुभ अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोली चित्रकला को ही एपण कहते हैं। एपण कहते किसे हैं? तो शुभ अवसरों पर बनाए जाने वाली रंगोली या चित्रकला, जो कि उत्तराखंड में कोई भी शुभ अवसर आता है, कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है तो रंगोली या चित्रकला बनाई जाती है, उसे कहते हैं हम एपण। मुख्यतः ये कुमाऊं की स्थानीय चित्रकला शैली है और इसका मतलब होता है लीपना। ये कहाँ की है? कुमाऊं की कैसी है? स्थानीय चित्रकला शैली। और एपण का मतलब क्या होता है? लीपना होता है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? 22, 13, 12 की 9, 22, 13, 12 की 9। तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की बात करें तो श्रुतियों की संख्या 22 यानी कि 22 मानी जाती है। ठीक है। संगीत के मूलभूत तत्व नाप, श्रुति, स्वर, ग्राम, थाट, राग, वर्ण, अलंकार, लय तथा ताल हैं। संगीत के मूलभूत तत्व क्या हैं? नाप, श्रुति, स्वर, ग्राम, थाट, राग, वर्ण, अलंकार, लय और ताल। श्रुति वे ध्वनि या नाद है जो गीत में प्रयुक्त की जा सके तथा एक दूसरे से अलग व स्पष्ट सुनी जा सके। श्रुति या ध्वनि या नाद है जो गीत में प्रयुक्त की जा सकती है, दूसरों से अलग व स्पष्ट सुनी जा सकती है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी? 22 यानी 22 होती है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12, 8, 7 की 11, 12, 8, 7 की 11। तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर जो है 12 यानी कि 12 स्वर होते हैं। कितने? कुल मिलाकर 12 यानी कि 12 होते हैं। व्याख्या भी है कि जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर होते हैं तो वे शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर कहलाते हैं। क्या होता है कि जो स्वर होते हैं जब वे अपने निश्चित स्थान पर होते हैं तो वे शुद्ध और प्राकृतिक कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। जबकि जब स्वर अपनी निश्चित अवस्था से नीचे या ऊपर गाए या बजाए जाते हैं तो विकृत स्वर कहलाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 5। और इस प्रकार कुल स्वर यानी शुद्ध और विकृतों की संख्या कितनी होती है? 12। यानी कि अपने जब निश्चित स्थान पर होते हैं तो वह शुद्ध और प्राकृतिक कहलाते हैं। इनकी संख्या है 7। जब वे अपनी निश्चित अवस्था में नीचे या ऊपर गाए बजाए जाते हैं तो विकृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 5। और कुल स्वर शुद्ध और विकृत की संख्या 12 यानी कि 12 होती है। नेक्स्ट है कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? धामर, तराना, ध्रुपद, ख्याल। सही आंसर होगा ध्रुपद। 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। ध्रुपद गायकी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? 4 ताल का। व्याख्या भी है कि 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन के साथ किया जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस की होती है प्रधानता। ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार राजा मान सिंह तोमर ने किया था। तो 4 ताल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्रुपद गायन के लिए किया जाता है। ध्रुपद क्या होती है? एक गंभीर प्रकृति का गीत है। क्या होती है? गंभीर प्रकृति का गीत, जिसे हम क्या करते हैं? गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। इसे गाते समय कहाँ बल पड़ता है? कंठ और फेफड़े पर। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। किसकी? भक्ति रस, वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। और क्या माना जाता है कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार राजा मान सिंह तोमर ने किया था। किसने? राजा मान सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है कि कौन इसमें तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा के अहमद जान थिरकवा। तो सही आंसर हो जाएगा रामदास शर्मा। एक तबला वादक नहीं है। रामदास शर्मा क्या नहीं है? तबला वादक नहीं है। व्याख्या है कि तबला भारतीय वाद्य यंत्रों में एक है। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज, अहमद जान थिरकवा, जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खान, कड़े महाराज, अनोखी लाल, गुदई महाराज हैं। रामचंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध भजन गायक हैं। तबला क्या है? तबला हमारे भारतीय वाद्य यंत्रों में से है एक। ठीक है। और तबला वादक कौन कौन है? पंडित किशन महाराज है, अहमद जान थिरकवा हैं, जाकिर हुसैन है,
उस्ताद अल्लाह रखा खान है, कड़े महाराज है, अनोखी लाल है, गुदाई महाराज है। लेकिन रामदास शर्मा कौन है? ये एक प्रसिद्ध भजन गायक है। ठीक है, कौन है ये प्रसिद्ध? ये प्रसिद्ध है भजन गायक। नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? ऑप्शन ए है दिल्ली, सेकंड है मुंबई, थर्ड है कलकत्ता, फोर्थ है मद्रास। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल दिल्ली में आयोजित किए गए। कहाँ? दिल्ली में आयोजित किए गए। व्याख्या है कि 1938 कलकत्ता में 8वें संस्करण के बाद इस आयोजन को राष्ट्रीय खेलों का नाम दिया गया। 1938 में कलकत्ता में 8वां संस्करण हुआ था और इसके बाद इसे किसका नाम दिया गया? राष्ट्रीय खेलों का। लखनऊ शहर में अपने स्वतंत्रता के बाद के अवतार में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, जबकि ओलंपिक की तर्ज पर पहला राष्ट्रीय खेल 1985 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रथम राष्ट्रीय खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये किस विचारक के प्रस्तुति किया है कि आज भारत को क्या है? गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। कौन से विचारक ने प्रस्तुत किया? राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो कि रूसो? सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज भारत को गीता के नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। व्याख्या भी है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। ध्यान रहे कि स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बहुत बार पूछा जा चुका है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, जिसका कलकत्ता के बेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ये भी पूछ लेता है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया? सुभाष चंद्र बोस ने रामकृष्ण मिशन को कहा। किसे कहा गया? स्वामी विवेकानंद को। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। व्याख्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है और 2012 से इसे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। कब से स्टार्टिंग हुई थी? 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की स्टार्टिंग हुई थी। क्यों? हॉकी के महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है कि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक हैं महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि, महर्षि देवदत्त। तो अगर बात आई है योग दर्शन की तो योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि। ठीक है, योग से कौन संबंधित है? महर्षि पतंजलि संबंधित है। व्याख्या है कि योग के संबंध में योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि हैं, जबकि सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन कहलाता है। सांख्य दर्शन को कहलाता है पूरक दर्शन। नेक्स्ट है कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का कि जई? सही आंसर हो जाएगा मक्का। जीन नामक जो प्रोटीन है ये मक्का फसल से संबंधित है। ठीक है, व्याख्या भी है कि मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मक्का खरीफ, रबी और जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की फसल है। धान फसलों के मुकाबले में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो मक्का में क्या पाया जाता है? जीन नामक प्रोटीन। मक्का खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं की फसल होती है और इसमें स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गिर, जर्सी, सिंधी, थारपारकर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थारपारकर। गाय की कौन सी नस्ल को गाय की नस्ल है थारपारकर, ये दुकाजी उद्देश्य की है। ठीक है, व्याख्या भी है कि देश में गायों की मान्यता प्राप्त 27 नस्लें हैं। हमारे देश में कितने हैं गायों की मान्यता प्राप्त? 27 यानी 27 नस्लें। उपयोग के आधार पर गाय को दुधारू, भारवाही, दुकाजी 3 वर्गों में बांटा है और गाय की नस्लें जो कार्यशील बछड़े और दूध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती हैं उन्हें दुकाजी कहते हैं, जैसे कि थारपारकर, हरियाणा, मेवाती, राही, अंगोल। ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाती हैं। मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में और गुजरात में। नेक्स्ट है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है?
9, 12, 15, 22, 9, 12, 15, 22। तो कृषि जलवायु क्षेत्रों में पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 यानी कि 15। भारत को 15 यानी कि 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। व्याख्या है कि भारत को 15 कृषि जलवायु में बांटा गया क्षेत्रों में पश्चिमी हिमालयी श्रेणी, पूर्वी हिमालयी श्रेणी, निम्न गांगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र। ठीक है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? 15। कौन कौन से? पश्चिमी हिमालय श्रेणी, पूर्वी हिमालय श्रेणी, निम्न गांगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि केंद्रिक बीज की संतति है प्रजनक बीज, आधारी बीज, प्रमाणिक बीज, पंजीकृत बीज। केंद्रीय बीज की बात करें तो केंद्रीय बीज की संतति प्रजनक बीज है। कौन से बीज है? प्रजनक बीज है। ठीक है, व्याख्या भी है कि शुद्धता के आधार पर बीजों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज। किसके आधार पर? शुद्धता के आधार पर। किनको? बीजों को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। कौन से हैं? प्रजनक बीज है, आधार बीज है, पंजीकृत बीज है और प्रमाणित बीज है। ठीक है, प्रजनक बीज केंद्रीय बीज की संतति है। जिस पादप या संस्था द्वारा पैदा किए जाते हैं उससे सीधा संबंधित होते हैं। प्रजनक बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। किनमें? प्रजनक बीज में क्या होती है? सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता। नेक्स्ट है कि केंद्रीय औषधि और संगत पौधा संस्थान स्थित है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधि और संगत पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, जबकि जो नई दिल्ली है ये भारत की कैपिटल है और भोपाल ही मध्य प्रदेश की कैपिटल है। व्याख्या है कि केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है केला, जामुन, माल्टा की बेल। सही आंसर हो जाएगा माल्टा। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल माल्टा है। कौन सा है? फल माल्टा है। व्याख्या है कि मार्मलेड नींबूवंशी सर्कस फलों जैसे माल्टा, ऑरेंज, नींबू आदि जिसमें पेक्टिन और एसिड होता है का निर्मल जलीय रस और गुदे को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर ये संतरा और माल्टा के छोटे पतले तैयार किए हुए छिलके मिलाकर तैयार किए जाने वाला पदार्थ है। कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में कि लखनऊ में। अगर बात करें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की तो ये मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में। वहीं नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। लखनऊ जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। व्याख्या भी है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में, मौसम विज्ञान नई दिल्ली में, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा, पेक्टिन, सल्फाइड की सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर बात करें जेली बनाने की तो इसके लिए शर्करा परिरक्षक का प्रयोग होता है। किसका? शर्करा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि जेली पेक्टिन और एसिड युक्त फलों के निर्मित जलीय रस को परिरक्षक शर्करा यानी शुगर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है, जो ठंडा होने पर अर्ध ठोस की अवस्था में हो जाता है। इस पदार्थ में निम्नतम कुल विलेय ठोस 65% होती है। तो जेली क्या है? ये
पेक्टिन और एसिड युक्त फलों के निर्मित जलीय रस को पतझड़ शर्करा शुगर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर दिया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि केसर प्राप्त होता है। केसर हमें किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कलिका से, सेकंड है पत्ती से, थर्ड है पुष्प वाटिकाग्र से, फोर्थ है बाहरी दल पुंज से। अगर बात करें केसर की तो ये पुष्प वाटिकाग्र से प्राप्त होता है। किससे? पुष्प वाटिकाग्र से। व्याख्या भी है कि केसर पुष्प वाटिकाग्र यानी कि स्लिग्मा से प्राप्त होता है। केसर इरिडेसी कुल का पौधा है। इसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। भारत में ये केवल जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प वाटिका से। किस कुल का पौधा है? तो इरिडेसी कुल का पौधा है। इसका मूल स्थान क्या है? तो दक्षिण यूरोप है। और भारत में ये सिर्फ कहाँ पैदा होता है? जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 22, 26, 24 के 28। तो सही आंसर हो जाएगा 24। मानव शरीर में कुल पूछा है तो कुल होती हैं 24 पसलियाँ। ठीक है, अगर जोड़े पूछे होते तो 12 जोड़ी होती। ठीक है, 12 जोड़ी होती हैं, कुल 24 होती हैं। व्याख्या है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात होती है 24, 24। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्न कहलाती है और ये बच्चे के बीचों बीच स्थित होती है। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी टोटल है? 24 है। आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाएगी? स्टर्न। और ये कहाँ होती है? ये बच्चे के बीचों बीच में होती है। नेक्स्ट है कि टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक, डिफ्टीरिया, मियादी बुखार की, काली खांसी। अगर हम बात करें टीबी की तो टीबी का टीका जो है ये मियादी बुखार से बचाव करता है। किससे? मियादी बुखार रोग से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या है कि मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसे मोतीझरा और आंत बुखार के नाम से भी जानते हैं और इससे बचने के लिए शिशुओं को टीबी का टीका लगाते हैं। तो मियादी बुखार क्या कहलाता है? टाइफाइड। इसका जीवाणु से होता है कि सल्मोनेला टाइफोसा नामक एक जीवाणु होता है, इससे होता है। ठीक है, और ये रोग किससे फैलता है? पानी की गंदगी से। किससे? पानी की जो गंदगी होती है उससे फैलता है और इसे ही हम मोतीझारा और आंत बुखार के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मोतीझारा और आंत बुखार के नाम से। और इसे बचने के लिए टीबी का टीका लगाया जाता है। किसका? टीबी का टीका। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून, 28 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो ये 21 जून यानी 21 जून को मनाया जाता है। व्याख्या भी है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा की थी और ये 21 जून को विश्व संगीत भी मनाते हैं। तो 11 दिसंबर 2014 को कब? 11 दिसंबर 2014 को किसने? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशनल ने क्या घोषणा की थी कि हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे। नेक्स्ट है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का प्रयोग होता है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र। तो अगर हम बात करें गोंद के कलफ की तो ये रेशमी वस्त्रों में होता है। गोंद के कलफ किस में लगाया जाता है? रेशमी वस्त्रों में। व्याख्या भी है कि रेशमी वस्त्रों में गोंद के कलफ का प्रयोग होता है। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जो विश्व के कुल उत्पाद का 95% है। रेशम के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। रेशम की कुल 5 किस्में व्यावसायिक महत्व की हैं: शहतूत, ओक, टसर, उष्णकटिबंधीय टसर, मूंगा, इरी। तो रेशमी वस्त्रों में किसका प्रयोग होता है? रेशमी वस्त्रों में गोंद के कल्प का प्रयोग होता है। भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जो विश्व के उत्पादन कितना है? 95% है। और भारत कौन से स्थान पर है रेशम के उत्पादन में? दूसरे नंबर पर है। और इसकी 5 किस्में व्यावसायिक महत्व की हैं: शहतूत, ओक, टसर, उष्णकटिबंधीय टसर, मूंगा, इरी। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि।
बात करें अष्टाध्यायी की तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। व्याख्या भी है कि अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं ये पाणिनि जी हैं। महाभारत की बात करें तो वेद व्यास जी थे। रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी हैं। और सुखदेव जो है भागवत पुराण। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उदयभद्र, महापद्मानंद, शिशुनाग, कालाशोक। कौन सी बौद्ध संगति है? द्वितीय बौद्ध संगत आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। मैंने व्याख्या है कि ये बौद्ध संगतियां हैं। पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में, कनिष्क के शासनकाल में। तो हमने आपको क्या किया था? राजकिया वैशाली के पुत्रों ने वन में। क्या किया? राजकिया वैशाली के पुत्रों ने वन में, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क और राजकिया वैशाली के पुत्रों ने वन में, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर का कुंडलवन। नेक्स्ट है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है आगरा में, सेकेंड है फतेहपुर सीकरी में, थर्ड है दिल्ली में, फोर्थ है सिकंदरा में। आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी ने। महाराजा अकबर ने इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। व्याख्या भी है कि अकबर ने दार्शनिक और धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। अकबर प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेशकों को ही आमंत्रित करता था। बाद में सभी धर्मों के विद्वानों को इसमें आमंत्रित किया और उसने धर्म संसद बना दिया। अकबरकालीन अन्य इमारतें हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली, आगरा का किला, जहांगीर महल, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, हवा महल। तो अकबर ने क्या किया था? इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। हुमायूं का मकबरा इन्होंने दिल्ली में बनवाया, आगरा का किला बनवाया, जहांगीर महल भी फतेहपुर सीकरी में बनवाया और पंचमहल, हवा महल का स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1865 में, 1870 में, 1875 में, 1880 में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में की। व्याख्या भी है कि 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। इनके गुरु डांडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूलशंकर रखा। इन्होंने वेदों के लोटों का नारा दिया और वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी महत्वपूर्ण कृतियां हैं सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडिनी पताका, वेद भाष्य भूमिका। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में की थी। मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लाहौर में। कब? 1877 में। इनके गुरु कौन थे? डांडी स्वामी पूर्णानंद थे। इनका नाम दयानंद सरस्वती यानी बचपन का नाम मूलशंकर रखा गया था। ठीक है, और इन्होंने ही वेदों के उल्लोटों का नारा दिया, भारत का आधार स्तंभ बताया वेद को। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, सूर्यसेन। काकोरी कांड की बात करें तो सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? तो सूर्यसेन नहीं थे। व्याख्या है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से फेमस हुई। इस घटना से संबंधित प्रमुख व्यक्ति थे रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के थे संस्थापक। को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना
इसके द्वारा की गई थी। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर शिकारी खाजने को लूटा गया था और इसे ये काकोरी कांड के नाम से जाना गया है। संबंधित व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित थे। वो किससे थे? ये जो थे ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के थे संस्थापक। नेक्स्ट है कि दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। तो दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने किसकी की थी? दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। ठीक है। और बाबर थे। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और भारत में जो था मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर। ये सब याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्याख्या है कि अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में जो था तौहीद-ए इलाही यानी कि दीन-ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। इस नवीन ग्रंथ का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में से केवल महज दास या बीरबल ने स्वीकार किया था और दीन-ए इलाही वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में थी। तो अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना की? 1582 में तौहीद-ए इलाही यानी कि दीन-ए इलाही की। ठीक है। और नवीन धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और हिंदुओं में महजदास यानी बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त। तो हासे हैंसोंग और हासे हर्षवर्धन। हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। और फाहन ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। तो हैंसोंग की बात पूछे तो हासे हैंसोंग, हासे हर्षवर्धन और फाहन की बात पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय। व्याख्या है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसोंग आया था। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए आया था। हैंसोंग के अनुसार उस समय बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे एवं नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों को राजस्व से होता था। ध्यान रहे कि हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की है। तो हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री जो था हैंसोंग वो आया था और वह नालंदा के बौद्ध विद्यालय में पढ़ने के लिए भारत के बौद्ध ग्रंथों को बटोर ले जाने के लिए आया था। और ये जो था बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे और 100 गांवों के राजस्व से नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण होता था। हर्षवर्धन के 3 प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नेक्स्ट है कि इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहते हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को। ठीक है। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। भारत में मुगल वंश की स्थापना भी बाबर ने ही की थी। व्याख्या है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में, इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया। अपनी उदारता के कारण इसे कलंदर भी कहा गया। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और इसने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने बाप को बादशाह घोषित किया था। और ये भी ध्यान रहे कि 1527 में राणा सागा के विरुद्ध लड़े गए खानवा के युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1526 में। विजय कौन हुआ था? बाबर। उसके बाद इसने क्या किया कि काबुल के हर व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का दान में दिया। इसके कारण इसे किस उपाधि से सम्मानित किया गया? कलंदर। ठीक है। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाबर ही था। इसने सुल्तान की परंपरा को तोड़ा और अपने आप को क्या घोषित किया? बादशाह। ठीक है। इसके बाद इसने मार्च 1527 में राणा सागा के विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा और सैनिकों को किसका नारा दिया गया? जिहाद का नारा दिया गया। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, मिंटो, मेयो। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था और ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
व्याख्या है कि बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि ये एक निर्मम भूल है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कब हुआ घोषणा? 20 जुलाई 1905 को हुई। योजना कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। और कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। और किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्या कहा बंगाल विभाजन पर? कि एक निर्मम भूल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध की बिठूर। अगर बात करें कुंवर सिंह की तो ये जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। किस राज्य के? जगदीशपुर राज्य के। व्याख्या है कि कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर यानी कि बिहार के थे जमींदार। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इनके अदम्य साहस, वीरता जैसे गुणों के कारण इन्हें हम कहते हैं बिहार का सिंह। और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए जख्मी होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को इनकी हो गई थी मृत्यु। तो के कारण इन्हें क्या कहा गया? बिहार का सिंह कहा गया। और जख्मी होने के कारण इनकी मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 को। कब? 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में उपयुक्त है? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब की कोई नहीं। तो अगर बात करें उस शिक्षण सहायक सामग्री की जो महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में उपयुक्त है तो वो है ग्लोब यानी कि ग्लोब। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि ग्लोब महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ध्यान रहे कि जो ग्लोब है ये पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इस पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया जाता है। तो ग्लोब महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में है सबसे अच्छा और पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या? ग्लोब। इस पर देश, महाद्वीप और महासागरों को सही आकार में हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण की सबसे अच्छी विधि क्या है? भ्रमण, वार्तालाप, कहानी की कोई नहीं। अगर हम जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो सबसे अच्छी विधि होती है भ्रमण विधि। वहीं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो कहानी लेखन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। पूछा है जियोग्राफी तो भूगोल शिक्षण की सबसे अच्छी है भ्रमण विधि। ये विधि पृथ्वी की स्थलाकृति जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ इन सबको प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानने का सबसे अच्छा साधन है। तो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? भ्रमण विधि। ये पृथ्वी की स्थलाकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ इन सबको प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानने का सबसे अच्छा साधन है। नेक्स्ट है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों से कि थीमेटिक मानचित्रों से। तो अगर मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा है तो वो है रूढ़ चिन्ह। कौन से हैं? रूढ़ चिन्ह है। व्याख्या है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्रों की एक सर्वव्यापी भाषा होती है। इसे रूढ़ चिन्हों के द्वारा हम इजली समझ सकते हैं और रूढ़ चिन्हों के द्वारा ही भवन, सड़कें, पुल, वृक्ष, नदी, मैदान, पर्वत इन सबको दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह इसका एक भाग का क्या होता है? पैमाना। इनके माध्यम से कैसी सतह खींचा गया चित्र है? चपटी सतह पर खींचा गया। मानचित्रों की सर्वव्यापी क्या होती है? भाषा होती है। रूढ़ चिन्हों के द्वारा हम इसे इजीली समझ सकते हैं और रूढ़ चिन्हों के द्वारा ही भवन, सड़कें, वृक्ष, पुल, मैदान, पर्वत इन सबको दर्शा पाते हैं। नेक्स्ट है कि यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? हिमनदी, नदी, पवन की सागरी तरंगें।
अगर हम बात करें यू आकार की घाटी तो हिम नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। अगर पूछे बी आकार की घाटी तो नदियों द्वारा इसका होता है। यू पूछा है तो हिम नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा, जबकि बी आकार की घाटी का निर्माण नदी अपनी युवा अवस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबक अपरदन द्वारा करती है। यानी यू आकार की घाटी हिम नदी द्वारा और बी आकार की घाटी नदी द्वारा। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, बहुत ही फेमस है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। व्याख्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ का सर्वाधिक प्राचीन और बृहद शहर है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की खोज सबसे पहले 1770 में जेम्स कुक ने की थी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे प्राचीन और बृहद शहर इसका सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में जेम्स कुक ने की थी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर 6 to 8 का है, उच्च प्राथमिक स्तर का है। ये 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। इससे पहले मैंने इसके 2011, 12, 14, 16 सारे प्रीवियस ईयर बना देखे, ना देखे हो तो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप कम्युनिटी पोस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए। रोज़ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट डालते हैं, उन्हें देखा कीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए तो बता दीजिए, उस पर हम लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।